हेलो बच्चों, तो चलिए आप आज मैट्रिक्स का 7वां लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं और ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इंटर के लिए भी और भविष्य के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप इसके बाद बीएससी करें या कोई तैयारी करें मैथ को लेकर के, तो ये चैप्टर, ये लेक्चर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा जो है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कोई आव्यूह दिया हो तो उसका परिवर्त पूछता है। तो इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं, फिर बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा जो है। किसी आव्यूह के सभी पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल देने पर प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, हमने क्या लिखवाया, किसी आव्यूह के सभी पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल दो। जैसे मान लीजिए पहली पंक्ति है तो उसको पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ। एक बात ये ध्यान दीजिए, हमने यहाँ लिखवाया कि पंक्तियों को स्तंभ बनाना है। आप चाहे तो स्तंभ को पंक्ति बना दें, बात वही होगी। जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन रहा है तो पहला स्तंभ कहाँ जाएगा, पहली पंक्ति पे जाएगा, पहले कॉलम रो पे जाएगा जो है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा सभी पंक्तियों को संगत स्तंभों में, तो आप लिख सकते थे कि सभी स्तंभों को संगत पंक्तियों में बदल देने पर, बोथ आर इक्वल। अभी देख लीजिएगा आप एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये परिवर्त आव्यूह की परिभाषा हो गई कि आपको कुछ नहीं करना है, सारी पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, लेकिन संगत। ऐसा नहीं है कि हम पहली पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे, एंड सो ऑन। तो आगे लिखते हैं आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश या ए टी। टी कहाँ से आया, क्योंकि ये टी फॉर ट्रांसपोज पहला अक्षर है। तो आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए ट्रांसपोज द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप नाम जान गए, ए डैश या ए ट्रांसपोज का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ए का परिवर्त आव्यूह। बहुत आसान है, एकदम सिंपल। एक एग्जांपल लेके समझाने जा रहे हैं। अगर आपको परिवर्त निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस पंक्ति को स्तंभ बना दो अथवा स्तंभ को पंक्ति, दो में से एक ही होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ये एक आव्यूह है, इसकी कोटि कितनी है, आर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 3 है। अगर हम इसका परिवर्त निकालें, ए का परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, तो कैसे डिनोट करेंगे इसको, ए डैश से डिनोट करो या ए टी से डिनोट करो। और ज़रा बताओ हमें क्या करेंगे। जो हमने लिखवाया था, हमने क्या कहा था कि पहली पंक्ति जो लिखी है 1 2 3, इसको बना दो पहला स्तंभ। बोलो कोई दिक्कत। जो दूसरी पंक्ति लिखा है 4 5 6, दूसरी पंक्ति, इसको दूसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम बना दो, इसको बन गया परिवर्त। अब जो हमने कहा था कि हमने वहाँ पर लिखवाया था कि पंक्ति को स्तंभ बनाना है,
फिर हमने कहा आप लिख सकते हैं कि स्तंभ को पंक्ति बना दो। देखो चेक कर लो, बात वही है। हम जैसे कह रहे हैं कि पहला स्तंभ यहाँ पर क्या है 1 4, देखो ये पहली पंक्ति बनी कि नहीं बनी, 1 4 पहली पंक्ति बन गई। दूसरा स्तंभ 2 5 दूसरी पंक्ति बन गई। तीसरा स्तंभ 3 6 तीसरी पंक्ति बन गई। तो चाहे ये आप बोलिए कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या आप बोलिए स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, बोथ आर सेम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए इसकी कोटि कितना हो गई, इसकी कोटि हो गई 3x2 हो गई। ये बात समझने वाली है कि अगर किसी आव्यूह का कोटि आर्डर दिया हो तो परिवर्त निकालने में उसका आर्डर बदल जाता है, क्रम चेंज हो जाएगा। भाई यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम पंक्ति लिखते हैं और यहाँ पे पंक्ति, यहाँ पे स्तंभ लिखते हैं। तो परिवर्त कैसे बनता है, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, स्तंभ को पंक्ति बनाना है। तो जाहिर सी बात है जो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर थी अब वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या हो जाएगी। सीधी सी बात है भैया, पंक्ति को आप स्तंभ बना रहे हो तो जो पहले पंक्ति था अब वो स्तंभ बन गया। तो पहले 2 पंक्ति थी, यहाँ पर 2 स्तंभ हो जाएगा। जो पहले स्तंभ था अब वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी लिखवा देंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आर्डर m क्रॉस n है तो उसके परिवर्त का आर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। अभी लिखवा देते हैं। एक बात और समझिए, जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये एलिमेंट किस स्थान पर है, बात समझिए। ये एलिमेंट यहाँ पर A12 के स्थान पर है कि नहीं है, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका स्थान क्या है 1 2। अब देखिए यही एलिमेंट यहाँ पर किस स्थान पर आ गया, इसका स्थान क्या होता है, इसका स्थान होता है A21। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी निकल के आएगी, एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, बाकी तो वो परिभाषा में निहित है। जो एलिमेंट दिए गए आव्यूह में जिस स्थान पर होता है उस एलिमेंट का स्थान परिवर्तन हो जाता है। स्थान परिवर्तन इन द सेंस कि उनके रोज एंड कॉलम का स्थान बदल जाता है। ये 2 किस रो में था, पहले रो में, किस कॉलम में था, दूसरे कॉलम में। अब इसी को चेंज कर दो तो 1 2 क्या बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा 2 1, और अब ये सेकंड रो में पहुंच जाएगा फर्स्ट कॉलम में। देखिए वहीं पे लिखा हुआ है, और चेक कर लीजिए 6 किस स्थान पे लिखा है, 6 यहाँ पे किस स्थान पे लिखा है, A23 पे लिखा हुआ है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब जरा इसको चेंज करिए तो ये 3 2 बन जाएगा, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पे जाके देखिए, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखिए 6 ये लिखा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है। तो इसको हम थोड़ा सा नोट करके लिखवा देते हैं। ठीक है, नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। नोट नंबर फर्स्ट, यदि आव्यूह ए की कोट यानी आर्डर m क्रॉस n हो तो a डैश या AT की कोटि कितनी हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा n क्रॉस m हो जाएगी। ठीक है, नोट नंबर सेकंड, यदि a बराबर aij m क्रॉस n हो तो a डैश या AT बराबर क्या हो जाएगा, जो हमने बताया था कि अगर ये a ijth स्थान पर है तो यही a अब किस स्थान पर आ जाएगा, jith स्थान पर आ जाएगा। यानी जो पंक्तियों की संख्या थी अब स्तंभों में कन्वर्ट, और जो स्तंभों की संख्या वो पंक्तियों में कन्वर्ट, और इसका कोटि क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखिएगा, आर्डर चेंज हो जाएगा और अवयवों का स्थान बदल जाएगा। इसका दोनों अलग से लिखवा दिया, लेकिन ये सब परिभाषा में अंडरस्टूड है। पहली पंक्ति बिकम्स पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बिकम दूसरा कॉलम। ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आर्डर भी बदलेगा, स्थान परिवर्तन भी होगा। ठीक है, अब देखिए परिवर्त आव्यूह का एग्जाम्पल भी हो गया। अब परिवर्त आव्यूह से संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें, इसको हम थ्योरम के रूप में कह सकते हैं, उसको बताने जा रहे हैं।
ठीक है, कुछ प्रमेय की बात करने जा रहे हैं परिवर्त आव्यूह से संबंधित। हम किसकी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा डिटेल समझा दें आपको, वन बाय वन, फिर प्रूफ करेंगे। जो है हम बात करेंगे कि जैसे कोई आव्यूह दिया है, तो अगर हम उसके दो आव्यूह दिया है तो दो आव्यूह के योगफल यानी उनके एडिशन का परिवर्त क्या होगा, उनके सब्ट्रैक्शन का परिवर्त क्या होगा, उनके मल्टीप्लिकेशन का परिवर्त क्या होगा, और अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका परिवर्त क्या होगा, और लास्ट अगर किसी मैट्रिक्स का हम 2 बार परिवर्त कर लें तो उसका क्या मतलब होगा। तो ये कुछ बातें हैं, इसको हम वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे जो है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या होता है, पहले हम ऐसे लिख दें, यदि ए तथा बी दो, अब जाहिर सी बात है कि अगर हम योगफल की बात करें या अंतर की बात करें तो कोटि को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दो आव्यूह कब जुड़ते हैं, जब कोटियां बराबर हो, कब घटते हैं, जब कोटियां बराबर हो। तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि ए तथा बी समान कोटि यानी आर्डर, समान कोटि के हों तो उनके योगफल का परिवर्त आव्यूह उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूहों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हमने क्या कहा यहाँ पे, जरा इसी बात को समझिएगा, बहुत लंबा है, इसको समझिएगा। शार्ट में हमने क्या कहा कि दो आव्यूह है ए और बी, हमने क्या कहा उनके योगफल का परिवर्त, ये पहले योग किया फिर इनका परिवर्त, योगफल का परिवर्त किसके बराबर होगा, उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूहों, मतलब ए का परिवर्त बी का परिवर्त अलग अलग परिवर्त आव्यूहों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये हमने कहा है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सवाल कैसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए दो आव्यूहों के योगफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रांसपोज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल टू देयर एडिशन ऑफ देयर ट्रांसपोजेस, मतलब उनके परिवर्तों का योगफल। ठीक है, ऐसी अंतर का बताएंगे, गुणन का बताएंगे। तो देखिए इसका प्रूफ क्या करना है कि ए और बी दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम 3x3 का ले लेते हैं माना। अब ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि जोड़ना है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए को हम ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और बी भी सेम ऑर्डर का ले लें, तो A2 B2 C2 ये हो चुका है इसी में। तो कुछ और नोटेशन ले लेते हैं, जैसे इसमें हमने ए बी सी लिया है तो इसमें हम पी क्यू आर ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 P3 Q3 R3। देखिए ये भी 3x3 ऑर्डर का है और ये भी 3x3 ऑर्डर का है। क्या करना है हमें, एक बार दोनों का अलग अलग परिवर्त निकाल के जोड़ लीजिए और एक बार जोड़ के परिवर्त कर लीजिए और देखते हैं दोनों सेम आता है। तो यहीं पे हम पहले ए का परिवर्त निकाल लें। ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहले रो को पहला कॉलम बना दो, पहला इस कॉलम, ये हो जाएगा A2 B2 C2 कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी डैश भी निकाल लीजिए आप, पहली पंक्ति बिकम्स पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ Q2 R2, और ये हो जाएगा P3 Q3 R3। ठीक है,
आप क्या करें, दोनों के परिवर्त को जोड़ लें तो RHS मिल जाएगा। या पहले जोड़ लेते हैं उनका, पहले LHS निकालते हैं। तो पहले हम A प्लस बी निकाल लें, A प्लस बी। अच्छा, हम ए बी फिर से नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट देखो जोड़ रहा है। ये A लिखा है, ये भी आपको जोड़ना आता है। A1 प्लस P1 हो जाएगा, तो ये जाएगा A1 प्लस P1, ये हो जाएगा B1 प्लस Q1, B1 प्लस Q1, ये हो जाएगा C1 प्लस R1 हो जाएगा। ठीक है, फिर A2 प्लस P2, A2 प्लस P2, B2 प्लस, देख लीजिए आपको जोड़ना आता है, ये जोड़ दीजिए। फिर ये C2 प्लस R2, A3 प्लस P3, B3 प्लस Q3, C3 प्लस R3। तो देखा जाए तो ये आपका अभी LHS RHS नहीं मिला है, अभी सिर्फ जोड़ा गया है। अब हम LHS निकाल दें पहले। LHS क्या था? LHS था A प्लस बी का परिवर्त। ये अब देखिए A प्लस बी ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। तो ये जो फर्स्ट रो है A1 प्लस P1, B1 प्लस Q1, C1 प्लस R1 फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड को सेकंड कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, B3 प्लस, आसान है, बस थोड़ा सा लिखना ज़्यादा है बस। तो ये आपका RHS हो गया। ठीक है, RHS मिल गया। अब हमें क्या LHS हो गया। अब हमें RHS निकालना है। और ज़रा बताइए LHS में क्या लिखा था? LHS में लिखा था, RHS में क्या लिखा था? RHS में था A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। ज़रा देखिए A डैश B डैश दोनों नीचे लिखे हैं और इन्हीं को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इन्हीं को हमें जोड़ना है, तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं जोड़ के, ताकि उसमें लिखा रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगी। तो इसको हम जो RHS है A डैश प्लस B डैश, इसको ऊपर जोड़ के दिखा दे रहे हैं। बहुत सिंपल, ज़रा देखिए तो ये A डैश है, ये B डैश है, आपको जोड़ना आता है, जोड़िए। फर्स्ट में A1 प्लस P1, ये हो गया A1 प्लस P1, A2 प्लस P2, A2 प्लस P2, A3 प्लस P3। ये सब A1, B1, C1, A2, B2 जो भी ये क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। B1 प्लस Q1, B1 प्लस Q1, B2 प्लस Q2, B3 प्लस P3, B3 प्लस Q3, B3 प्लस Q3, और ये C1 प्लस R1। बहुत आराम से जोड़िए, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जोड़ते जाइए बस। और C3 प्लस R3, ये हो गया हमारा RHS। LHS भी आपके सामने है, RHS भी आपके सामने है। जरा दोनों को देख के बताइए बराबर है कि नहीं बराबर है। एक एक एलिमेंट चेक कर लीजिए, एक एक एलिमेंट चेक करिए, दोनों सामने लिखे हैं। बराबर हो गया मेरे ख्याल से, आप देख चेक भी कर लिए होंगे। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। देख लीजिए एक एक एलिमेंट सेम है, आर्डर भी सेम है, इसका मतलब कि दोनों बराबर है। इसका मतलब कि योगफल के लिए प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि दो आव्यूहों को जोड़ के ट्रांसपोज लो या दोनों को ट्रांसपोज करके जोड़ो, बोथ आर इक्वल। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, दो आव्यूहों को पहले जोड़िए, फिर उनका ट्रांसपोज करिए, या पहले दोनों का ट्रांसपोज कर लीजिए फिर जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या था, हमने कहा था हम अंतर की बात करेंगे। तो देखिए हम अंतर में प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख भर देंगे, उसको आप स्वतः इसी प्रकार प्रूफ कर लीजिएगा, एकदम आसान है। नंबर सेकंड, हम उसको लैंग्वेज में भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि A माइनस B का ट्रांसपोज करेंगे आप, तो ये किसके बराबर आएगा? A ट्रांसपोज माइनस
बी ट्रांसपोज। सब कुछ वही है। सवाल क्या पूछेगा कि सिद्ध कीजिए दो आव्यूहों के अंतर का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोजों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ए और बी दोनों की कोटियां बराबर दी होगी। एकदम सेम तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा, जो भी हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया था वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड ये है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नंबर थर्ड ये है कि यदि दो आव्यूह हैं उनका दो बार ट्रांसपोज करें, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी दो बार ट्रांसपोज करें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम लिखेंगे किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है, स्वयं वही आव्यूह होता है। ठीक है, क्या कहा हमने, बात समझिए। ये कोई आव्यूह है, हमने एक बार ट्रांसपोज निकाला, जो भी आया फिर से इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक बार जो हमने काम किया फिर वही काम करेंगे तो रिवर्स वहीं पे मिल जाएंगे। तो प्रूफ देख लीजिएगा, वहीं से कोई लेके एक हम एग्जाम्पल तुरंत दिखा दे रहे थे। मान लीजिए ए बराबर लिखा है 1 2 3 4, जल्दी से देख लीजिए। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। ठीक है, अब इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकालें, फिर से ट्रांसपोज इसका निकालें तो ज़रा देखिए, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। अब ज़रा इन दोनों को देखिए तो सेम है कि नहीं सेम है, वही हमने लिखवाया है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप दो बार ट्रांसपोज करोगे स्वयं वही मिल जाएगा। ठीक है, ये तीसरी थ्योरम हो गई परिवर्त आव्यूह से संबंधित। चौथा देखते हैं, इनका प्रूफ बहुत आसान है, कर सकते हो स्वयं, ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम तुरंत कर देंगे इसको अगले लेक्चर में। चौथा क्या है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें के ए, और इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ए मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड दैट स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों को गुणा करके ट्रांसपोज निकालो या पहले ट्रांसपोज निकाल लो तो गुणा करो। तो इसी को सेंटेंस रूप में कैसे लिख सकते हैं हम, अर्थात किसी अदिश राशि तथा किसी आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह किसके बराबर होगा, परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के परिवर्त तथा उस अदिश के गुणन के बराबर होता है। ठीक है, उस आव्यूह के अदिश के बराबर होता है। सीधी सी बात है, बहुत आसान है। चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज करिए या ट्रांसपोज निकाल के तब मल्टीप्लाई करिए, कोई अंतर नहीं होगा। प्रूफ की बात तो फिर वैसे ही कर लीजिएगा, ए बराबर कुछ ले लीजिए, ऐसे यही ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, एक बार ऐसे इसका k इंटू अगर a निकालना है, k a निकाल लीजिए पहले, तो हो जाएगा k A1 k A2 k A3 k B1 k B2 k B3। क्या करें हम, इसका ट्रांसपोज निकाल लें, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो k A1 k A2 k A3, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को बना दीजिए दूसरा कॉलम, ये हो गया। अब क्या करें कि एक बार ट्रांसपोज इसका ए का परिवर्त निकालिए, तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3।
और मल्टीप्लाई कर लीजिए के ए डैश, तो सब में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए वन, के ए टू, के ए थ्री, के बी वन, के बी टू, के बी थ्री। ज़रा देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? ये के ए डैश है, ये के ए डैश है, ज़रा देखिए दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे पहले आप ट्रांसपोज निकाल के तब के से गुणा करिए या गुणा करके के से तब ट्रांसपोज निकालिए, दोनों सेम होता है। ठीक है। और इस पे पांचवा इम्पोर्टेंट बात, पांचवा क्या है? गुणा की बात करें ज़रा, हम गुणा की बात करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है तो उनके गुणा का परिवर्त क्या होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवा थ्योरम ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है। योगफल का ट्रांसपोज निकाले तो क्या मिला, अंतर का निकाले तो क्या मिला। अब हम बताने जा रहे हैं कि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त, दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में गुणन के बराबर होता है। अर्थात हम क्या कह रहे हैं, ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। गुणा करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज करके गुणा करो, लेकिन आर्डर बदल देना, पहले बी डैश लिखना फिर ए डैश, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना भी इम्पोर्टेंट है और इस पे सवाल भी बनता है। क्या याद करना है कि दो आव्यूहों के गुणन का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, उनके ट्रांसपोजों यानी अलग अलग ट्रांसपोज के विपरीत क्रम, यानी उनको बदल दो, पहले ए है तो बी ए को बाद में कर दो, उनके विपरीत क्रम के गुणन के बराबर होता है। ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसका प्रूफ बता ही देते हैं। लेकिन इसका प्रूफ बताने से पहले दो तीन बातें यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अभी हमने बताया कि यदि ए बराबर लिखा है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसका ट्रांसपोज होता है ए जे आई एन क्रॉस एम। आर्डर बदल जाता है, लेकिन आर्डर तो बदल जाता है लेकिन ये दोनों अवयव बराबर होते हैं ना। जो आईजेथ स्थान पर यहाँ पर अवयव होता है वही ए डैश में जे आयथ स्थान में पहुँच जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए का आई जेवा अवयव बराबर होता है ए डैश का जे आईवा अवयव। जो ए का आई जेवा अवयव होता है वही तो ए डैश में जे आईवा अवयव होता है, यानी यहाँ का जो ए आई जे होता है वहाँ के ए जे आई के बराबर होता है ए डैश के। ठीक है। एक बात ये भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा, 4 5 6 ए बराबर लिखा है ये, और अगर आप ए डैश निकालते हैं तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एलिमेंट यहाँ पर किस स्थान पर है, A12 स्थान पर है, तो वही एलिमेंट यहाँ पे कहाँ पे आ गया, A21 स्थान पर आ गया। तो 1 2 यानी 1 2 के स्थान पर जो अवयव है वही अवयव यहाँ पे 2 1 के स्थान पर है। तो जो अवयव ए में आई जे के स्थान पर होगा वही अवयव ए डैश में जे आई के स्थान पर होगा। तो ये बराबर होगा, कहने का मतलब कि ए का अवयव जो आई जेथ पर है वही ए डैश में किस स्थान पर हो जाएगा, जे आयथ स्थान पर हो जाएगा। यानी यहाँ के आई जेथ और वहाँ का जे आयथ आर सेम। दूसरी बात ये है कि हम गुणा में आपको बताए थे
कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन और बी कोई मैट्रिक्स है बी जे के एन क्रॉस पी, गुणा में ऐसा ऑर्डर लेते हैं कि गुणा संभव हो जाए, तो हमने ए इंटू बी, याद कीजिए गुणा में देखिएगा हमने जनरल अवयव सी आई के लिया था और इसका ऑर्डर कितना हो गया था, एम क्रॉस पी हो गया था। पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर तो गुणा होता है, ऑर्डर क्या बन जाता है, एम और पी लास्ट वाले। और ये अगर आपको याद हो जहाँ सी आई के की वैल्यू हमने क्या लिखा था, सी आई के बराबर क्या था, समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के समेशन जे फ्राम 1 to n, ये जो पहले कॉलम दूसरे का रो जो बराबर है वही यहाँ पे समेशन लग जाता है। तो हमने ये सी आई के बराबर लिखा था वहाँ पे। इतना अगर आपको याद हो तो ये बस समझ में आ जाएगा, ना याद हो तो पहले उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे सी आई के का नाम क्या है, सी आई के का नाम है ए बी का व्यापक अवयव, ए बी का व्यापक अवयव। ठीक है, तो अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो बहुत सिंपल बात यहाँ पे गुणा में समझ में आ जाएगा। आपको परिवर्त की बात समझ में आना चाहिए, गुणा करने का तरीका समझ में आना चाहिए, गुणा में व्यापक अवयव क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। अगर ए का कोई अवयव पता है तो ए डैश का अवयव कौन सा मिलेगा ये पता होना चाहिए, तो आपको वो प्रूफ समझ में आ जाएगा। देखिए प्रूफ क्या करना था हमें, प्रूफ था ए बी डैश इक्वल टू बी डैश बराबर ए डैश, ये हमें प्रूफ करना था। दो अवयवों को बराबर दिखाना था। और आप जानते हैं कि दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब दोनों का आर्डर सेम हो। अभी आप देखोगे हम दोनों का आर्डर सेम दिखाएंगे। और दूसरा बात, प्रत्येक संगत अवयव बराबर हो। तो प्रत्येक तो नहीं दिखाएंगे, बस हम जनरल अवयव दिखा देंगे, इसका व्यापक निकालेंगे, इसका व्यापक निकालेंगे, आप देखोगे दोनों सेम हो जाएगा। और जब व्यापक सेम तो सब कुछ सेम जो है, ये हमारा तरीका होगा। देखिएगा जो है, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रूफ कठिन है, केयरफुली देखिएगा और इन बातों को दिमाग में बैठाते हुए। मान लिया दो अवयव, माना ए इक्वल टू, इन जनरल फॉर्म में लिखेंगे ए आई जे एम क्रॉस एन, और एक दूसरा अवयव ले लें बी बराबर बी जे के एन क्रॉस पी। गुणा ऐसे के लिए ऐसे लिया जाता है कि दोनों के फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। ठीक है, अब देखिए, इसलिए अगर हम यहाँ पर ए डैश निकालें तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाएगा। और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर हो जाएगा बी के जे पी क्रॉस एन हो जाएगा। लेकिन एक बात वेरी केयरफुली समझिएगा, ये ए डैश है तो ए यहाँ पर जो आई जीएथ स्थान पर एलिमेंट है वही यहाँ पर जे आईथ स्थान पर होगा। परंतु यहाँ पे हम कह सकते हैं, या जहाँ लिख दें, जहाँ ये जो ए आई जे आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर ए जे आई देख रहे हैं, ये दोनों बराबर होगा। ये सामने लिखा है, ए का जो आई जेथ अवयव होता है वही ए डैश का जे आईथ अवयव है। और हमने ए डैश के जे आईथ अवयव को यहाँ पे ए माना है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका हम बाद में यूज करेंगे, इसको चाहे हम कुछ मान के छोड़ दें, इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो बी में जो जे के स्थान पर है वही बी डैश में किस स्थान पर होगा, के जीएथ स्थान पर होगा। तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ ये जो बी जे के है वो बराबर हो जाएगा बी के जे के। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये दो बात समझिए। और अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका जनरल एलिमेंट निकालें, एक बार इसका। और जनरल एलिमेंट निकालने से पहले गुणा की बात करते हैं। ये ए पता है, ये भी पता है, अतः ए इंटू बी बराबर क्या होगा बताइए। मान लो कि हम ए बी के जनरल अवयव को सी मान लेते हैं, सी आई के, और इसका ऑर्डर क्या होगा पता होना चाहिए, एम क्रॉस पी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लिख सकते हैं हम जानते हैं। जहाँ सी आई के बराबर कितना होता है, सी आई के बराबर होता है समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के और जे वन फ्राम 1 to n होता है। ठीक है, ये सी आई के है क्या, ए बी का व्यापक अवयव है।
अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात ए बी का ये व्यापक अवयव है। ए बी का व्यापक अवयव कितना है? व्यापक अवयव, इसका नाम ही पता है कि आई केथ अवयव है। ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी का आई केथ अवयव, ए बी का आई के अवयव यानी व्यापक अवयव क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के, जे 1 फ्राम एन, फ्राम 1 to n। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ऊपर कुछ मिटा देते हैं। अगर ये ए बी का ये आई केवां एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट ए बी डैश का कौन सा एलिमेंट बन जाएगा? के आईवा बन जाएगा। जो एलिमेंट ए का आई जेवा होता है, वही एलिमेंट ए डैश का जे आईवा बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी डैश का के आईवा अवयव हो जाएगा, यही सेम जो आई केवा है वही वहाँ पे के आईवा हो जाएगा, यही सेम जे 1 से लेकर n तक ए आई जे इंटू बी जे के। ठीक है, ये हमने ए बी डैश का के आईवा अर्थात व्यापक अवयव निकाल दिया। ये व्यापक अवयव है कि जैसे आई जे को व्यापक बोलते हैं, वैसे ये व्यापक अवयव है। ये कौन सा अवयव है? ये व्यापक अवयव किसका? ए बी डैश का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको कुछ मान के छोड़ दें, इसको मान लीजिए हम ये रोमन वाला 1 मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लिया जो है। ठीक है, अब हम बी डैश ए डैश की बात करने जा रहे हैं। देखिए तो जैसे हम ए बी की बात किए, वैसे बी डैश ए डैश की बात करने जा रहे हैं, बी डैश इंटू ए डैश। अच्छा, जैसे हमने ए बी के व्यापक अवयव को सी से नोट किया था, वैसे हम बी डैश ए डैश के व्यापक अवयव को डी से नोट कर लेते हैं। जैसे ए के लिए ए, बी के लिए बी, ए इंटू बी के लिए सी, तो बी इंटू ए के लिए हम डी यूज कर ले, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। ठीक है, और ज़रा देखिए तो जब बी डैश इंटू ए डैश मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर के आई आएगा यहाँ पर, यानी डी के आई। देखिए बी पहले में कॉलम, दूसरे के रो बराबर होना चाहिए। तो जब इसका हम गुणा करेंगे, जैसे उसमें सी आई जे आया था, तो यहाँ पे डी के आई आएगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा? पी क्रॉस एम होगा, पी क्रॉस एम होगा जो है। ठीक है, पी क्रॉस एम होगा। ज़रा देख लीजिए आप, आर्डर दोनों का सेम है। इससे पहले ए बी डैश का आर्डर देख लीजिएगा, और इसका दोनों का आर्डर सेम है, जहाँ डी के आई बराबर क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए बी डैश बराबर क्या लिखा था? बी डैश बराबर लिखा था बी के जे, ये कितना था? पी क्रॉस एन था, और ए डैश बराबर क्या लिखे थे? ए जे आई एन क्रॉस एम था। ठीक है, यही तो था, एम क्रॉस एन था, तो ये एन क्रॉस एम हो गया, और ये एम क्रॉस पी था, तो पी क्रॉस एम हो जाएगा। सॉरी, ये तो नहीं, क्या था जो है, ए बराबर था ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए डैश कितना हो जाएगा? ए जे आई एन क्रॉस एम, सही है। और बी बराबर क्या था? बी जे के था, तो ये के जे हो जाएगा, और यहाँ पे एन क्रॉस पी था, तो पी क्रॉस एन होगा, पी क्रॉस यहाँ पे एन होगा जो है। ठीक है, ये हमने लिखा था, अभी मिटा दिए उसको, ज़रा देख लीजिए। तो डी के आई बराबर क्या हो जाएगा? बी के जे इंटू ए जे आई। ठीक है, समेशन जे 1 से लेकर एन तक। ठीक है, ये डी के आई है, ये किसका है? ये बी डैश ए डैश का व्यापक अवयव है। अतः बी डैश ए डैश का व्यापक अवयव किस स्थान पर है? के आयत पर। बी आई डैश का के आयत अवयव, के आयत अवयव बराबर कितना हो जाएगा?
यही समेशन बी के जे इंटू ए जे आई और जे 1 फ्रॉम एन। अब ज़रा देखिए, अभी जो समीकरण हमने 1 और 2 बोला था उसमें आप देखिए ए जे आई जो था वही ए आई जे के बराबर था, और जो बी के जे था वही बी जे के बराबर था, वही बी जे के बराबर था। हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए ये जो ए आई जे बी जे के लिखा है ये क्या संख्याएं ही तो है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो इसको हम बदल दें तो ये हो जाएगा ए आई जे इंटू बी जे के, और समेशन वही लगा है जे 1 से लेकर n तक, तो इसको हम सेकंड बोल दें, इसको हम सेकंड बोल दें। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट ये लिखा है, सेकंड ये लिखा है, ए बी डैश का के आयत अर्थात व्यापक अवयव ये, और बी डैश ए डैश का व्यापक अवयव ये। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है व्यापक अवयव। और ऑर्डर देख लीजिए, बी डैश ए डैश का ऑर्डर पी क्रॉस एम, और हमने मिटा दिया है। आप देखिए पीछे ए बी डैश का भी ऑर्डर यही लिखा था, इसका मतलब कि दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, दोनों के व्यापक अवयव सेम हो गए, इसका मतलब प्रत्येक अवयव सेम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, तो सारे प्रूफ हो गए जितना इसमें बताया गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से संबंधित सारी बातें हो गई। अब इन जितना हमने पांचों बात बताया एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले हमने क्या बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स ए बी है तो इनके योगफल का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर फर्स्ट याद कर लीजिएगा, प्रूफ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमने बताया था ए माइनस बी ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरा हमने शायद बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करें फिर दोबारा ट्रांसपोज करें तो वो ए के ही बराबर होता है। और चौथा हमने बताया था कि किसी मैट्रिक्स ए में किसी अदिश राशि के से गुणा करके ट्रांसपोज निकालो या ए का ट्रांसपोज करके तब गुणा करो, दोनों बराबर होता है। और पांचवा हमने बताया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इन सब में ये पांचवा वाला इम्पोर्टेंट होता है, इस पर सवाल भी बनता है। सवाल क्या पूछेगा कि दो मैट्रिक्स दे देगा और आपसे कहेगा कि सत्यापित कीजिए, जैसे ए बराबर कुछ लिख दे, ए बराबर कुछ लिख दे, बी बराबर कुछ लिख दे, और वो ऐसा देगा गुणा संभव रहेगा। इस बात पे आप बेफिक्र रहिए, गुणा संभव रहेगा तभी वो सवाल बनाएगा। ए दे देगा, बी दे देगा, कहेगा कि सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। तो वेरी सिंपल, आप गुणा करके ट्रांसपोज करिएगा, फिर ट्रांसपोज गुणा करिएगा, दोनों निकालिएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, और रही बात इसके प्रूफ की, तो प्रूफ तो अभी तक कभी पूछा नहीं गया यूपी बोर्ड में, लेकिन तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो प्रूफ थोड़ा सा टफ है इसका, लेकिन एक दो बार आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, योगफल का ट्रांसपोज, अंतर का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, और दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज। तो ये पांचों हैं। आगे जब हम बताएंगे और तो इन सब का वहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। आज हमने प्रूफ बताया, वहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। इसको एज ए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।